हेलो एवरीवन। तो आज हमको शुरू करना है जो वेव के पैरामीटर्स थे, जो हमारे पास आइडेंटिटी जो होती थी, जैसे वेव लेंथ और हमारे पास फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब क्या होता है उसके बारे में हमको पढ़ना था। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक मैं बात बता दूं कि कल जब मैं वीडियो अपलोड किया था तो एक बच्चे का वहाँ से मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आया, जो पहचान का ही बच्चा था। वो मेरे को मैसेज कर रहा है कि सर जो साउंड का चैप्टर है वो एनसीईआरटी के चैप्टर में तो है, बुक्स में है, लेकिन जो हमारे पास सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस आया है फाइनल पेपर के लिए उसमें नहीं है। ठीक है, मुझे भी पता था ये कि नहीं है, लेकिन नॉलेज तो चाहिए उसके लिए। ठीक है, हो सकता है आगे ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है पूछ दिया जाए क्वेश्चन। तो अगर हम शुरू किए हैं तो ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर हम इसके जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के और हम जो भी हमारे पास फर्दर न्यूमेरिकल्स बचे थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे थे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर इससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम शुरू करते हैं वेव्स पैरामीटर के बारे में। ठीक है, तो चलो हमारे पास टॉपिक क्या है, वेव्स पैरामीटर। वेव्स पैरामीटर्स। ठीक है, अब वेव्स पैरामीटर्स में जो हमारे पास पहला पॉइंट है वेव्स पैरामीटर का, वो कौन सा पॉइंट है हमारे पास, वेवलेंथ के बारे में। तो हमको पहला सबसे फर्स्ट क्या पढ़ना है वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ, ये वेवलेंथ क्या होता है। अगर हम वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या। ठीक है, तो वेव लेंथ के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये वेव लेंथ क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो वेव लेंथ को हम डिनोट किससे करते हैं, पहले वो देख लें। तो वेव लेंथ को हम डिनोट करते हैं लेमडा से। ये एक साइन है, एक उसे क्या कहते हैं हम, लेमडा। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, लेमडा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इसको देखो ऐसे हम लिख भी देते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लेमडा, इसका डिनोशन है ऐसे, ये वाला। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं इसके वेव पैरामीटर के, अगर वेवलेंथ के बारे में। तो वेवलेंथ आखिर होता क्या है। तो देखो वेवलेंथ कभी भी अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है कि जो हमारे पास मोशन होता है, देखो यार ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ से हमारे पास वेव निकली, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे जाके यहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक वेव्स हो गया। अब ज़रा देखो ये हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस इसका। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम बात करें तो देखो टू सक्सेसिव क्रेस्ट, मतलब यहाँ से यहाँ ले लो, या फिर टू सक्सेसिव ट्रफ। देखो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को देखो, जिससे अगर इसको बात करें, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसे कहेंगे लेमडा, या फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसे कहेंगे लेमडा। मतलब ये कि अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे टू डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड क्रेस्ट एंड नहीं होगा यहाँ पे, टू सक्सेसिव क्रेस्ट, मतलब दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे वेवलेंथ कहेंगे, या फिर और टू सक्सेसिव ट्रफ, मतलब हम क्या कहेंगे उसको, ट्रफ। मतलब इन दोनों के बीच में, ऊपर वाले को हम क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं, वो तो कल ही बता चुके हैं हम। ठीक है, तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं क्या, वेवलेंथ। ठीक है, अगर इसका एक डेफिनेशन हम एक और तरह से लिख सकते हैं, और वो हम क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन कंप्लीट क्या हमारे पास जो एक मोशन हमारे पास हो जाएगा। देखो एक वेव्स यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब ये देखो जरा यहाँ से एक कंप्लीट सक्सेसिव क्रस्ट और एक ट्रफ, मतलब एक पूरा का पूरा वेव यहाँ से यहाँ तक जाके कंप्लीट हो रहा है, मतलब टोटल कंप्लीट वेव का जितना लेंथ होता है उसी को कहते हैं हम लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे द कंप्लीट, जैसे यहाँ पे द वन कंप्लीट लेंथ ऑफ वेव।
देखो वन कंप्लीट लेंथ ऑफ वेव, मतलब ये कि एक वेव, देखो एक वेव हमारे पास क्या है, या तो एक सक्सेसिव ट्रफ और एक सक्सेसिव क्रेस्ट, मतलब एक क्रेस्ट या एक ट्रफ, मतलब यहाँ से हो सकता है तो एक तो यहाँ से यहाँ तक एक होगा, या फिर यहाँ से काउंट करें तो यहाँ तक एक होगा, मतलब ये कि एक ट्रफ और एक सक्सेसिव ट्रफ होगा और हमारे पास एक हो जाएगा क्रेस्ट, और उसके बीच में जो भी हमारे पास कंप्लीट होगा, मतलब एक वेव जो कंप्लीट होता है, मतलब क्या होता है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये कि एक वेव जो कंप्लीट होता है उसके जो डिस्टेंस होता है उसके बीच का, उसे कहते हैं हम क्या, वेवलेंथ। ठीक है, चलो तो ये हो गया अब हमारे पास। अब हम चलते हैं इसके एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, तो देखो ये पूरा हम मिटा रहे हैं इसको, यहाँ से सिर्फ नाम चेंज करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये दोनों सेम रहेगा। देखो जरा यहाँ पे फिगर नहीं मिटाएंगे हम, फिगर हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा नाम क्या है, एम्पलीट्यूड। हम एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है, जैसे कि हम वेवलेंथ को अगर हम डिनोट कर रहे थे तो लेमडा से डिनोट कर रहे थे, वैसे ही हमारे पास एम्पलीट्यूड को हम किससे डिनोट करते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। तो अब कह रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ज़रा देखो अब हम बात करें इसकी, तो ये हमारे पास है क्या, ये मीन पोजीशन है, ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन गया है ये क्या है, हमारा मीन पोजीशन है। तो हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो देखो मीन पोजीशन से जो कोई भी एक कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होगा, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ। अब जरा देखो ये छोटा है लेकिन ये एग्जैक्ट में छोटा बनेगा नहीं, क्योंकि जो भी बनता है वो सबके सब क्या होते हैं, वेव्स बनते हैं, वो जो जितना क्रेस्ट होता है उतना ही ट्रफ भी होता है। ठीक है, जितना क्रेस्ट होता है उतना ही ट्रफ होता है। मतलब अगर हम बात करें तो इसकी जितनी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस ले लो या फिर ये डिस्टेंस ले लो, हर एक को हम क्या कहेंगे, इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, एनी ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द वे, या फिर वो हो जाएगा क्रेस्ट हो जाएगा या फिर ट्रफ हो जाएगा। तो हम इसका डेफिनेशन अगर लिखें तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे इसके लिए, तो हम क्या लिखेंगे, देखो जरा यहाँ पे, तो डिस्टेंस बिटवीन mean position and any of the extreme पोजीशन। ठीक है, देखो अब कह रहा है किसी भी देखो मीन पोजीशन से लेके किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन तक, मतलब मान लो कि ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, अगर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन को अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा हमारे पास क्या, एम्पलीट्यूड, जिसे हम डिनोट करते हैं क्या, ए से। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारे पास एम्पलीट्यूड का डिनोशन। अब कह रहा है कि इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, जैसे वेवलेंथ था तो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर था। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये तो कहाँ से कहाँ तक हम लेंथ ही तो काउंट करते थे, और लेंथ के हमारे पास ऐसा यूनिट क्या होता है, वो मीटर ही तो होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का तो लेंथ ही है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट इज मीटर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे वाले पार्ट पे। तो तीसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है, चलो तो तीसरा पार्ट हमारे पास है फिगर। देखो एक ही फिगर पे हम सभी को समझा देंगे, क्यों, क्योंकि सभी को एक साथ जब समझाएंगे तब हमको पता चल जाएगा कि आखिर हम एक ही वेवलेंथ को, एक ही वेव्स में हम सभी को, वेव्स तो एक ही होता है, अब उसी में हमारे पास कौन कौन सा क्या क्या होता है उसके बारे में। जैसे अगर हमारे पास वेवलेंथ था तो यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ था, यहाँ से यहाँ तक का वेवलेंथ था। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब हम चलते हैं टाइम पीरियड के बारे में। तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे अब यहाँ पे, या फिर देखो इसके तीसरा पोजीशन, तीसरा पैरामीटर था ना, तो अब हो जाएगा था हमारे पास टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होता है, अब इसी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, अब प्लेन पे कोई भी एक हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमारे पास 1 मिनट में
कितने वेव्स पास कर रहे हैं, या फिर एक वेव्स को पास होने में, जैसे एक कंप्लीट वेव क्या होता है, एक कंप्लीट वेव हमारे पास इतना होता है, मतलब एक ट्रफ और दूसरा क्रेस्ट, मतलब इतना हमारे पास टाइम लगेगा। देखो ऐसे ये गलत हो गया, देखो जरा, ये एक क्रेस्ट ये एक ट्रफ, या फिर एक क्रेस्ट ये एक ट्रफ, ऐसे वाला यहाँ तक, ठीक है, ये वाला ऐसे वाला, ठीक है। तो मतलब एक पूरे के पूरे वेव्स को पास होने में कितना टाइम लगता है। देखो किसी भी फिक्स पोजीशन में, मान लो कि अगर हम देखें तो अगर हम स्ट्रिंग का वेव देखते हैं तो स्ट्रिंग का क्या है, ऐसे एक चुटकी पकड़ो, खींचो और छोड़ दो, और उस पर ना एक मार्क कर दो धागे पे, कहीं भी एक पोजीशन मार्क कर दो कि जब वो ऐसे मूव करके जब ऐसे जाएगा फिर वहाँ तक वापस जाएगा, उसको पूरा का पूरा मूव करने में, एक पूरा का पूरा वेव हमको पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो जितना टाइम लगेगा, मतलब मान लो कि हमारे पास क्या है, ये वेव है, अब इसको पास होने में हमको यहाँ पे इतना टाइम लगा। एक वेव है, एक वेव को किसी भी फिक्स पोजीशन से पास होने में कितना टाइम लगा, तो वो जितना टाइम लगाएगा उसी को हम कहते हैं क्या, टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है कि अगर मान लो हम इसकी बात करें, इसी की बात करें, तो ये पूरा का पूरा पास होने में यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगाएगा, टाइम टेकन टू पास द एनी पोजीशन एट द टू कंप्लीट द वन वेव, ठीक है। एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगता है, उसी को हम कहते हैं क्या, टाइम पीरियड। तो इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा हमारे पास, तो कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड by one wave to pass through any given point of मीडियम, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि टाइम उतना ही टाइम रिक्वायर्ड, मतलब देखो कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड बाई वन वेव, अब वन कंप्लीट वेव को पास होने में, किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से, एनी गिवन पॉइंट से पास होने में, कंप्लीटली पास होने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड, और इसको हम डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। अब इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, इसका एसआई यूनिट इज क्या होता है, सेकेंड, इसको यहाँ लिख दो सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब एक और आता है यहाँ पे, जो चौथा पैरामीटर है, वो पैरामीटर है एक फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो चलो जरा अब इसके फोर्थ पैरामीटर पे बात करते हैं। ये फोर्थ पैरामीटर है। फोर्थ पैरामीटर क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। अब जैसे देखो, अभी हम जब वेवलेंथ की बात कर रहे थे तो वेवलेंथ को किससे डिनोट कर रहे थे हम, लेमडा से, और उसके बाद अगर हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे थे तो एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट कर रहे थे, कैपिटल ए से, और उसके बाद अगर हम टाइम पीरियड की बात किए तो टाइम पीरियड को किससे डिनोट किए थे, टी से। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि टाइम को टी से डिनोट कर रहे थे, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट कर रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एक डिनोशन है, और वो क्या है हमारे पास, जो देखो ऐसे करके ऐसे दिया गया है, लोग इसे वी कहते हैं, वी, लेकिन इसे वी नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं म्यू, ठीक है, म्यू, ठीक है, म्यू भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको न्यू भी कहते हैं, ठीक है। देखो तो इसे कहते हैं न्यू या म्यू, ठीक है। तो यही बात याद रखना कि फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से, ठीक है। तो देखो अब अगर हम बात करें इसी के लिए, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि टाइम पीरियड क्या था, कि किसी भी एक फिक्स पोजीशन से एक वेव्स को पास होने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू पास वन कंप्लीट वेव, ये हमारे पास क्या था, ये था टाइम पीरियड। अब ये बताने का रीज़न क्या है हमारे पास, इसी से रिलेटेड हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी भी है। अब हमने क्या बताया था इसमें कि किस टाइम टेकन टू पास वन कंप्लीट वेव, मतलब जितना टाइम लिया है
एक कंप्लीट वेव को पास होने में उसको कहते हैं टाइम पीरियड। लेकिन अब इसके वेवलेंथ, अब इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर बात करें तो हम क्या कहेंगे इसको कि मतलब ये कि 1 सेकंड में जितनी फ्रीक्वेंसी पास हो जाए, मतलब वन सेकंड में जितनी वेव्स पास हो जाएंगे किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से, उसी को हम कहते हैं क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो समझ में आया। इसमें क्या था, टाइम पीरियड में क्या था, एक वेव को, मतलब एक कंप्लीट वेव को, मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को पूरा का पूरा पास होने में जितना टाइम लगेगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड। अब इसकी बात करें तो एक फिक्स पॉइंट से 1 सेकंड में जितना हमारे पास वेव्स, कंप्लीट वेव्स पास हो जाएगा उसी को उसका कहते हैं क्या, हम उसको फ्रीक्वेंसी। तो चलो इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट, और हाँ एनी गिवन पॉइंट ऑफ मीडियम इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स जो पास कर रहा है कितने देर में, 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने भी नंबर पास करेंगे, जितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर जाएंगे किसी भी पॉइंट से, उसे कहते हैं हम क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखो यही हमारे पास क्या है, इसको 1 सेकेंड में हमारे पास कितना वेव्स पास किया है, 1 सेकेंड में 2 वेव्स पास किया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट में हमारे पास क्या होता है, इसका एसआई यूनिट इज हर्ट्ज, HZ। ठीक है, देखो इसको, इसका सिंबल है HZ, लेकिन इसको हम कहते हैं क्या, हर्ट्ज। देखो HERTZ, हर्ट्ज, इसको हम पढ़ते हैं क्या, हर्ट्ज। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके ऊपर इसका हमारे पास क्या है, ऐसा यूनिट रखा गया है हर्ट्ज के नाम पे। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें तो अब देखो जरा कि अगर हमारे पास क्या है, एक टाइम पीरियड हो गया और एक हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों में अगर हम रिलेशन दिखाएं और अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो हम क्या बताएंगे, अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 और बाई टी, यही फार्मूला होगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में जितना हमारे पास क्या हो जाए, वेव्स पास कर जाए, मतलब हमारे पास क्या कि जितना आएगा वो हो जाएगा हमारे पास क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी। या फिर अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला 2। ठीक है, चलो ये हमारे पास फॉर्मूले यूज़ होंगे हमारे पास किस में, न्यूमेरिकल्स में। लेकिन इससे पहले अभी एक हमारे पास और पैरामीटर है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एक लास्ट पैरामीटर है और वो क्या है, वेव वेलोसिटी। ठीक है, और वेव वेलोसिटी क्या कहते हैं, वेलोसिटी पढ़ते ही तुम लोगों को दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि वेलोसिटी मतलब क्या, कुछ ना कुछ मोशन से रिलेटेड है, मतलब कुछ ना कुछ चलने और फिरने दौड़ने वाले से रिलेटेड है। मतलब क्या हमारे पास पांचवा क्या है, वेव वेलोसिटी। अब देखो वेव वेलोसिटी, अब वेव वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को डिनोट किससे करते हैं हम, v से। ठीक है, वेव वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से। अब कह रहा है कि वेव वेलोसिटी, अब इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, तो मतलब ये कि ज़रा देखो अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड बाई by the wave per unit time, per unit टाइम। देखो हम डिस्टेंस क्या पढ़ रहे थे, अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे मोशन वाले चैप्टर में, तो हमारे पास क्या था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
यही था ना। तो हमारे पास क्या कह रहा है अब इसमें, डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही तो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, किसी भी वेव के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है पर यूनिट टाइम, जो कि यूनिट में जितना टाइम लगता है तो उसको कवर करने में, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका वेव वेलोसिटी। तो मतलब ये कि वेव वेलोसिटी इज़ इक्वल टू, अगर हम बात करें तो डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और पर यूनिट टाइम, तो मतलब टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। आगे हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसके साथ साथ एक और फार्मूला होता है हमारे पास, और वो फार्मूला क्या होता है ज़रा देखो। अगर इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v इज़ इक्वल टू, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की फॉर्म में अगर हम देखें तो एक हमारे पास फार्मूला और होता है, और वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा, मतलब होता है क्या, डिस्टेंस कवर्ड, मतलब हमारे पास क्या था, जो हमारे पास वेवलेंथ होता है वो, और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास होता है किसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब इसके बारे में मतलब हमारे पास जो भी पैरामीटर्स थे, वेव्स के पैरामीटर थे, वो ख़त्म हो गए। मतलब वेव्स के बारे में जितनी जानकारी लेनी थी वो सारी के सारी जानकारी ख़त्म हो गया। अब इसके बारे में अब थोड़ा सा हमको साउंड के बारे में थोड़ा देखना है, क्योंकि मेनली जो हमको पढ़ना है वो क्या है, साउंड का चैप्टर ही है। तो साउंड के बारे में हमको थोड़ा बहुत जानकारी लेना है, उसके बाद हम चलेंगे न्यूमेरिकल पे, फिर ये हो जाएगा हमारा चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम साउंड के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो साउंड एक्चुअली अगर हम बात करें तो साउंड मेनली दो तरह का होता है। कौन कौन सा साउंड होता है, वो कल भी हम डिस्कस कर चुके थे इस पर, कि ऑडिबल साउंड होता है और इनऑडिबल साउंड होता है। तो साउंड को अगर हम देखें, साउंड, तो ये हमारे पास कितने तरह का होता है, एक होता है कौन सा, ऑडिबल, दूसरा होता है ऑडिबल। मतलब ऑडिबल मतलब क्या होता है, जिसको हम सुन सकें। इनऑडिबल मतलब हो क्या होता है, जिसको हम नहीं सुन सकते हैं। जो ऑडिबल साउंड का जो रेंज होता है, ऑडिबल साउंड का जो रेंज होता है वो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और जो इनऑडिबल की साउंड होती है वो क्या होता है, लेस देन 20,000, मतलब इधर भी होता है, और मोर देन 20,000, मतलब हमारे पास क्या होता है, ये होता है मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अब जरा देखो कि जो लेस देन 20,000 जो हर्ट्ज होता है वो क्या होता है हमारे पास, लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखो इसी को भी, इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी, ये भी इनऑडिबल साउंड ही है एक तरह से, इन ऑडिबल साउंड, ये भी एक तरह से इनऑडिबल साउंड ही है। लेकिन जो मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करें तो देखो जो ये वाला नाम है, जिसका क्या है, रेंज जो है 20,000 से लेस है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इंफ्रासोनिक साउंड, इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और इसको कहते हैं हम क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड, इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। देखो अब दो हो गया हमारे पास, एक होता है इंफ्रासोनिक, दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक मतलब जिसका रेंज 20 हर्ट्ज से कम हो, और अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है जिसका हमारे पास साउंड क्या हो, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। दोनों हम इनऑडिबल साउंड में ही आता है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है, एक का है इंफ्रासोनिक, दूसरे का है अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें तो इसमें क्या है हमारे पास, जो भी हम इसमें ह्यूमन जो हमारे पास सुनते हैं उनका रेंज हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो रेंज होता है उसका क्या होता है, कैन डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर। देखो अब कह रहा है कि ये जो होता है, जो हमारे पास ऑडिबल साउंड होता है वो क्या होता है, हम जैसे लोग, जो भी ह्यूमन है, जो भी है, वो क्या करता है, वो सुन सकता है। लेकिन अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक
ये साउंड ह्यूमन नहीं सुन सकते, ठीक है। तो मेनली जो अब इसके बारे में हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है हमको, इनऑडिबल साउंड। और इनऑडिबल साउंड में क्या है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत पढ़ना है कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। तो जब बात करते हैं अब अल्ट्रासोनिक्स के जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में, तो ज़रा देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, एप्लीकेशंस देख देते हैं। एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस में अगर हम देखें तो पहला एप्लीकेशंस हो जाएगा बैट। बैट का मतलब समझते हो, बैट ये क्रिकेट वाला बल्ला नहीं, हमारे पास एक बैट होता है चमगादड़, जिसे हिंदी में हम कहते हैं चमगादड़, जिसकी वो अगर हम अपनी देहाती लैंग्वेज में चले जाएं तो उसे कहते हैं बहादुर, ठीक है, चमगादड़। तो बैट जो होता है वो भी यूज़ करता है अल्ट्रासोनिक साउंड को, किसके लिए, अपने जो लोकेशन जो जानना है, जो उसको फूड होती है, जो उसकी मतलब कोई कीड़े उड़ रहे होते हैं या फिर कुछ रहा होता है जिसको खाना होता है उसको, जो उसकी फूड होती है उसको, उसका लोकेशन जानने के लिए बैट क्या करता है, अपनी एक अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है जिससे उसका लोकेशन पता चलता है और वो जाके उसको खा लेता है, ठीक है। तो देखो ज़रा अगर हम बात करें बैट की, तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास कौन सा यूज़ करता है, ये बैट। अब बैट अगर हिंदी में कहें तो उसका क्या नाम है, उसका चमगादड़, पता नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे ये हिंदी में भी पता है सही है या नहीं है पता नहीं, बट ये लिख दिया हूँ बस समझने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि गलत हो तो सर से लगो बोल ले कि सर आपने गलत लिखा है, ऐसा नहीं है, मैं मिस्टेक होता है सब किसी से, तो मैं मानता हूँ ये यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ मत जाना, हिंदी के राइटिंग पे मत जाना, इंग्लिश में देख लो, ठीक है। तो चलो अब कह रहा है कि अगर इसके लिए बात करें तो बैट किसके लिए यूज़ करता है, किसके लिए, तो वो यूज़ जो करता है इसका अल्ट्रासोनिक साउंड को, तो वो किसके लिए करता है, उसके लिए वो करता है हमारे पास इको लोकेशन, आई थिंक, हाँ इको लोकेशन के लिए, इको लोकेशन के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें इको लोकेशन कैसे इको लोकेशन के लिए यूज़ करता है, तो ज़रा देखो, तो देखो अभी इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ उसी के बारे में पढ़ना है, तो ये वाला हम मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको उसका एप्लीकेशन और भी है तो हम इसको यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जरूर देखो अब यहाँ पे, तो जो बैट होता है वो इको लोकेशन कैसे यूज़ करता है, तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई चमगादड़ ऐसे ही मान लो ये चमगादड़ है, बैट है, ये ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो जब ये साउंड प्रोड्यूस करता है तो ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस करके जाता है और उसके बाद जहाँ भी कोई हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो होता है, ठीक है। तो यहाँ से जाने के बाद जैसे ये यहाँ पहुँचा तो यहाँ से क्या होगा, इस पर टकराएगा, तो जब ये टकराएगा इस पर तो यहाँ से क्या होगा, साउंड रिफ्लेक्ट भी होगा, तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर इसके पास पहुँचेगा भी, ठीक है। उसके बाद वही साउंड जो जाएगा आगे, तो वो आगे की तरफ ये चलते चला जाएगा। तो यहाँ पे कोई मान लो कि हमारे पास क्या है, वॉल वगैरह है, दीवार, तो फिर यहाँ भी जाके ये टकराएगा इस पर, तो जब यहाँ जाके टकराएगा तो फिर इसका भी यहाँ से क्या जाएगा, रिफ्लेक्शन जाएगा यहाँ से। तो देखो अब दोनों का रिफ्लेक्शन जा तो रहा है, लेकिन दोनों के रिफ्लेक्शन में उसके पास एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिससे क्या होता है कि दोनों के इंटेंशन में देखो, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या सॉफ्ट होगा, तो मतलब इसकी जो इंटेंसिटी जाएगी वो थोड़ी कम जाएगी इसके पास, ठीक है। और ये जाके सुनेगा तो मतलब इसको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ तो है जिसको खाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से जाके इसको खाएगा, लेकिन एक और साउंड उसको आता है क्या, कि यहाँ से इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो इससे वो पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई है जिससे कि हम टकराएंगे तो हमको चोट लग सकता है, ठीक है, मतलब हम हर्ट हो सकते हैं। अगर हर्ट हो सकते हैं तो इसे क्या करता है, यहाँ से खाएगा और जैसे यहाँ से खाएगा उड़ के फिर ऐसे यहाँ से मुड़ जाता है। जैसे कि अगर हम गाँव में देखें तो गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि शाम के समय अगर तुम छतों पर खड़े रहो, छतों पे, तो हमारे सर के ऊपर बहुत सारे मच्छर मंडरा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो वो अपना साउंड देखता है, अपने प्रोजेक्शन देखता है, वो लोकेशन उसका ट्रेस करता है वो अपने हिसाब से, और वो क्या करता है, आके खाने आते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि चमगादड़ आया, ऐसे हमारे नज़दीक से बिल्कुल निकल के चला गया। ऐसा नहीं है कि वो हमारे नज़दीक से निकल के चला गया और वो टकराया नहीं या फिर हमको मारने आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऐसा इसलिए नहीं है
क्योंकि जब वो आता है तो वो क्या करता है, साउंड देखता है तो खाने वाले साउंड दूसरे तरह से होते हैं, सॉफ्ट आते हैं, उसकी इंटेंसिटी अलग होती है। लेकिन हमारे शरीर से जो टकरा के साउंड जाता है उसकी इंटेंसिटी दूसरी होती है, तो वो टकराने से पहले ही वो निकल के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा होता है, ठीक है, क्योंकि चमगादड़ को एग्जैक्टली दिखाई नहीं देता है ज़्यादा कुछ, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो जो सेकंड एप्लीकेशन है, वो सेकंड एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो कि अगर हम सबमरीन लेकर जाएं, सबमरीन कहीं जा रही है और उसके ऊपर से कोई बड़ी वाली जहाज़ जा रही है, ठीक है। तो अगर कोई बड़ी जहाज़ जा रही है और नीचे से सबमरीन जाएगी, तो उसको पता कैसे लगेगा कि नीचे सबमरीन जाएगी? वहाँ कैमरा तो हमने फिट कर नहीं रखा है, और कैमरा फिट कर रखा है तो पानी में उतना नीचे दिखेगा नहीं, हज़ारों मीटर नीचे होती है, हज़ारों फीट नीचे होती है, ठीक है। तो वो पता कैसे चलेगा? तो हमारे पास जो दूसरा एप्लीकेशन है, जो सेकेंड एप्लीकेशन है, और वो क्या है हमारे पास, जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास क्या, सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम। अब ये सोनार सिस्टम क्या होता है, ठीक है, मतलब ये कि जब हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास क्या है, मान लो कि हमारे पास ये सी है, मतलब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो जहाज़ होती है, जो पानी वाली जहाज़ होती है, समुद्री वाली, वो है। और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो देखो, जब हम इस पे पूरा पानी भरा हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सबमरीन हमारी है, ये हमारी सबमरीन जा रही है, ठीक है। तो सबमरीन जाएगी तो हमको पता कैसे चलेगा जो नीचे कुछ जा रहा है वो क्या है, कैसे है, वो कैसे पता चलेगा? तो जो हमारे पास जो सी होती है, जो समुद्र में जो हमारे पास जहाज़ होता है, उसमें क्या होता है, एक होता है हमारे पास ट्रांसमीटर और दूसरा होता है हमारे पास रिसीवर, ठीक है। ट्रांसमीटर क्या करेगा, यहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो कि साउंड यहाँ जग गया और यहाँ टकराएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से टकराने के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ से ऐसे आएगा, आते आते क्या करेगा, रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा। तो रिसीव करेगा तो उससे क्या पता चलेगा कि हम कितनी इंटेंसिटी से साउंड को भेज रहे हैं और कितने टाइम के बाद हमको रिसीव हो रहा है, और वो कितनी इंटेंसिटी से रिसीव हो रहा है, और वो वहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, कि पत्थर है, कि कोई जहाज़ है, कि कोई बड़ी मछली है, या क्या है, या फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्या कहते हैं इसको, सबमरीन है, वो क्या है और कितनी दूरी पे है, उससे हमको पता चल जाता है, ठीक है। जैसे क्या है कि अगर हम वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हमको पता चल जाएगा कि साउंड हम किस वेलोसिटी से भेज रहे हैं, तो वेलोसिटी हमको पता चल जाएगा। और हमको टाइम ऑलरेडी दे रखा है, टाइम हमको ऑलरेडी दे रखा है। तो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो जरा, ये यहाँ से हम आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी। तो मतलब हमको डिस्टेंस कितना नीचे है हमको ये पता चल जाएगा। तो हमको डिस्टेंस को पता लगाने के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमको ज़्यादा कुछ मेन एप्लीकेशंस नहीं है, लेकिन छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, तीसरा एप्लीकेशन जो है, यहाँ मिटाना पड़ रहा है, ये साथ साथ में लिखते जाना, ठीक है, क्योंकि वीडियो को पॉज करके लिख लेना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को लगता है कि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है इसलिए वो पूरा नहीं देखते हैं, तो ऐसी गलती मत करो। जो वीडियो की जो प्लेइंग स्पीड होती है ना, प्लेइंग स्पीड, उसमें नॉर्मल के बदले, नॉर्मल पे क्या होता है ना कि थोड़ी स्लो वीडियो चलती है, तो नॉर्मल के बदले या तो तुम 1.25 स्पीड कर लो या फिर 1.5 स्पीड कर लो। इससे क्या होता है कि स्पीड थोड़ी, जो हम वेस्ट, जो टाइम इधर उधर के लिए वेस्ट कर देते हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो जल्दी जल्दी चलते चला जाएगा और तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम ऐसे करके जल्दी जल्दी देख लो, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, या फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको दोबारा देख लो, उससे क्या होता है कि हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं इसकी किसके, तीसरे एप्लीकेशन के लिए। जो तीसरा एप्लीकेशन है तो वो क्या होता है कि अगर हम बात करें यूएसजी का नाम सुने हो कभी भी, यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी, जिससे क्या होता है, इसका नाम है अल्ट्रा सोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है,
जो भी मेडिकल के फील्ड के बच्चे होते हैं उनको ये सब पता होता है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो पोजीशन, उसका शेप वगैरह देखते हैं कि वो बच्चा सही है या फिर सही से रह रहा है या फिर कुछ ग्रोथ उसका अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका क्या चल रहा है, उसी के लिए हम क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक अल्ट्रासोनोग्राफी भी होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी होती है, जिससे हम क्या करते हैं कि पता करते हैं कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं हो रही है या फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। इसलिए उसी के लिए हम पता करते हैं इसके लिए कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो क्या होता है। ठीक है, उसमें भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक लास्ट है एप्लीकेशन इसका, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक लास्ट एप्लीकेशन है, उसका नाम है हमारे पास, या फिर नाम तो नहीं है बट उसका एक बता देते हैं फोर्थ एप्लीकेशन क्या है। तो जो फोर्थ एप्लीकेशन है उसको हम क्या करते हैं, टू डिटेक्ट क्रैक्स इनसाइड लार्ज पार्टिकल्स। देखो अब कह रहा है कि ये जो है कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो है उसका यूज़ करते हैं। जैसे क्या होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में देखें तो जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, आयरन के जो टुकड़े होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे कभी देखना यूट्यूब पे कि जो अमाउंट बनता है, जो बड़े बड़े मशीन्स बनते हैं उसके लिए बड़े बड़े लोहे के जो टुकड़े होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसमें हमको कैसे पता चलेगा कि बीच में जो क्रैक है या नहीं है? अगर क्रैक होता है तो वो डिफेक्ट हो जाएगा, मतलब उसको कैसे पता लगाएंगे? तो हम क्या करते हैं कि एक मशीन होती है, क्या होता है, इस ऐसे एक मशीन होता है हमारे पास। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, हम उसको जो लोहे का जो टुकड़ा है क्रैक्स का, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से लाके इसमें डाल देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डाला, ठीक है, तो एक साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अल्ट्रासोनिक साउंड जाते जाएगा और मान लो बीच में यहाँ क्रैक है। ठीक है, तो यहाँ वाला अल्ट्रासोनिक साउंड सीधे गया और यहाँ पे सुनाई दे दिया, यहाँ वाला अल्ट्रासाउंड सीधे गया और सुनाई दे दिया। यहाँ वाला क्या होगा, डिफेक्ट होगा, मतलब इधर उधर मुड़ेगा। ठीक है, यहाँ वाला भी इधर उधर मुड़ेगा, लेकिन यहाँ वाला भी सीधे सुनाई दे दिया, यहाँ वाला भी सीधे सुनाई दे दिया। तो यहाँ पे देखो, ये होते हैं ट्रांसमीटर और ये होता है हमारा रिसीवर। ठीक है, तो ट्रांसमीटर यहाँ से साउंड ट्रांसमिट करता है और रिसीवर यहाँ से रिसीव करता है। तो इससे क्या है कि जब भी यहाँ से ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, तो ट्रांसमीटर को तो पता है कि यहाँ से हम कितना ट्रांसमिट कर रहे हैं, कितना अमाउंट ट्रांसमिट कर रहे हैं, और रिसीवर को अगर उतना अमाउंट और उसी क्वांटिटी का अमाउंट अगर नहीं मिलेगा तो वो क्या बोलेगा कि यहाँ कहीं ना कहीं बीच में इसके डिफेक्ट हैं। और इसी से हमको क्या पता चलता है कि बीच में जो डिफेक्ट है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी लार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिफेक्ट पता करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं साउंड, उसी साउंड को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। और अल्ट्रासोनिक साउंड को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, किसी भी लार्ज पार्टिकल के डिफेक्ट को क्या करने के लिए, हम उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो ये सारे अब हमारे पास क्या है, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडिबल, इनऑडिबल सारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब थोड़े से हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जो टेम्परेचर पे कैसे कैसे डिपेंड करता है, बस 2 मिनट का काम है उसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जितने भी हमारे पास क्या है, जो डिफरेंस पूछता है कि नॉइज़ क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, मेलोडी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा इसको यहीं रोक रहे हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स प्लस उसके जो लाउडनेस और मेलोडी वगैरह का जो डिफरेंस है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।